এখানে ओके यू स्टार्ट लेक्चर. कोणता चॅप्टर चालू होता आपला? आवाज येतोय? एंटी कैंसर एजेंट्स. एंटी कैंसर एजेंट्स में हमने इंट्रोडक्शन देखा था. इंट्रोडक्शन में हमने कैंसर के बारे में बहुत कुछ जाना था. एंटी कैंसर एजेंट्स, इनको एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट भी कहा जाता है. Directly we will move towards next part, that is classification of anti-cancer agent. Okay, classification of anti-cancer agent. Next heading. Okay, first class in this is alkylating agents. आपने असाइनमेंट दी थी, मैंने वो पूरी की क्या? मैंने कुछ बोला था आपको. अरे डीएनए चे स्ट्रक्चर काढलं का? हो सर. हो डीएनए का स्ट्रक्चर आपने निकाला है, उसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, कोई बता सकता है क्या क्या है उसमें? डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, मान लो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो ये जो साइड के दो स्ट्रैंड्स है, इनको हम डीएनए का स्ट्रैंड कहते हैं. ओके, दिस स्ट्रैंड, जो स्ट्रैंड होता है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर. ओके, तो अभी जिन्होंने भी वो स्ट्रक्चर नहीं देखा है उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मेरे अभी उसमें कुछ गलती नहीं है. ओके, तो जो स्ट्रैंड है, दोनों तरफ, एक तरफ फॉस्फेट है, दूसरा फॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर है, एक दूसरे के साथ अटैच है. दूसरे स्ट्रैंड में भी वही फॉस्फेट का बैकबोन है, फॉस्फेट का बैकबोन, फॉस्फेट एंड डीऑक्सीराइबोज.
ओके, राइबोज शुगर होती है, उसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो हो गया हमारा डीऑक्सीराइबोज, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है PO4। ओके, और बीच में आपको कनेक्शन दिखाई देंगे इस तरह से, और जो बीच में कनेक्शन है उसमें होते हैं प्यूरिन एंड pyrimidine बेसिस, जिसको हम नाइट्रोजन बेसिस कहते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग उसमें होती है, तो नाइट्रोजन बेसिस उसमें प्यूरिन और pyrimidine बेसिस मेनली तो होते हैं एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ओके, जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन की जगह पर यूरासिल होता है। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये इस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक बनाते हैं। ओके, तो सीक्वेंस क्या होती है, फॉस्फेट 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 को अटैच होती है शुगर, राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज, उसको फिर नाइट्रोजन बेसिस, दो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, फिर से राइबोज और फिर से फॉस्फेट। ओके, इस तरह से पूरा लिंक बनाते हैं। तो अल्काइलेटिंग एजेंट क्या होता है, अल्काइलेटिंग एजेंट क्या होता है, अल्काइलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, दे कॉजेस अल्काइलेशन, दे कॉजेस अल्काइलेशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। जो भी नाइट्रोजन बेसिस से डीएनए बना है बीच में, तो ये डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर अगर आपने निकाला होगा तो आपने देखा होगा बीच में एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, वो एक दूसरे के साथ अटैच है, उनको हम नाइट्रोजन बेसिस कहते हैं। तो नाइट्रोजन बेसिस जो एक दूसरे के साथ अटैच है, वो किस तरह से अटैच है, अगर आपके पास स्ट्रक्चर है अवेलेबल, नहीं है तो निकालो वो स्ट्रक्चर ऑनलाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मिल जाएगा। तो एक नाइट्रोजन का दूसरे नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ, मतलब एक रिंग का नाइट्रोजन है और दूसरे नाइट्रोजन को जो हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन चुकी है, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे के साथ अटैच है दो प्यूरिन या pyrimidine बेसिस। ओके, प्यूरिन बेसिस मतलब जिसमें प्यूरिन रिंग होगी, pyrimidine बेस मतलब जिसमें pyrimidine रिंग होगी। ओके, pyrimidine और प्यूरिन दोनों रिंग हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हम देख चुके हैं। तो अगर बेस का जो बेस है आपके सामने, उसका आप बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे, उसमें आपने अगर प्यूरिन रिंग देखी तो दैट इज प्यूरिन बेस, उसमें अगर pyrimidine रिंग है तो वो होगी आपकी वो होगा आपका pyrimidine बेस। तो कोई भी बेस हो उसमें नाइट्रोजन होगा और दूसरे बेस में भी नाइट्रोजन होगा, दूसरे बेस में जो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन अटैच है उसके साथ पहले बेस का नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, आपको पता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन अगर किसी किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड करता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एनी एटम व्हिच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखता है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहा जाता है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर होता है नाइट्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ, तो जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचता है नाइट्रोजन, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की खोज में निकलेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने ले लिए, ये शक्तिशाली था, इलेक्ट्रॉन को खींच सकता था, तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज में निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज में उसको मिलेगा ऑलरेडी एक नाइट्रोजन। ओके, दूसरा नाइट्रोजन, दूसरे नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर अकेले होते हैं, उसका नाम ही लोन पेयर है। लोन मतलब अकेले, पेयर मतलब दो, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अकेले किसी के साथ उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को देकर एक यहाँ पर आधा अधूरा बॉन्ड बनता है, अच्छा बॉन्ड नहीं बनता है वो, आधा अधूरा वीक बॉन्ड बनता है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं कह सकते। कोवैलेंट बॉन्ड अगर बनेगा, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर अगर बॉन्ड बनता है तो उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड अगर होता है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पर देखो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देकर इसने बॉन्ड बनाया है तो एक वीक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर एक वीक बॉन्ड बनेगा, अगर इस नाइट्रोजन के ऊपर हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, और एक अल्काइल ग्रुप, अल्काइल में कौन सा भी ग्रुप आ सकता है, मिथाइल, प्रोपाइल,
इथाइल, ब्यूटाइल, कोई भी ग्रुप हम अगर इस नाइट्रोजन के ऊपर ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड का किसमें, ये यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस है, इस तरह से मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है और इसमें बॉन्ड है। तो अगर यही बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो डीएनए का एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। तो डीएनए के दो जो स्ट्रैंड थे, दो सपोर्ट थे, वही उसमें का ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो गया? क्योंकि हमने हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया। कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया हमने? अल्काइल ग्रुप इसके ऊपर ऐड किया। ओके, तो अभी ये डीएनए हम किसका देख रहे हैं? जैसे डीएनए ऑफ सेल, सेल के अंदर होता है सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में होता है ये सब जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए। ओके, तो सेल कोई भी हो सकता है, कैंसर सेल मैंने आपको बोला है, कैंसर सेल भी हो सकता है या फिर नॉर्मल सेल भी हो सकता है। ये जो ड्रग है वो पहचानते नहीं है, वो सभी सेल को किल करते हैं। ओके, तो जो हमारा ड्रग है वो क्या करेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर देगा। कैसे ब्रेक करेगा? अल्काइलेशन करेगा। व्हाट इज अल्काइलेशन? एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। ओके, तो जनरली जो ग्वानिन होता है, ग्वानिन की जो N7 पोजीशन है, ग्वानिन की N7 पोजीशन या ग्वानिन की 7 पोजीशन के ऊपर जो नाइट्रोजन होता है उसके ऊपर अल्काइलेशन होता है। ओके, हाइड्रोजन जनरली सारे जो नाइट्रोजन बेसिस है, एडेनाइन, ग्वानिन, सबके ऊपर अल्काइलेशन या मिथाइलेशन हो सकता है, लेकिन जनरली होता है ग्वानिन के N7 पोजीशन। ओके, तो इसके ऊपर अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये डीएनए का स्ट्रक्चर टूट जाएगा। डीएनए का स्ट्रक्चर टूट गया, सेल डिवीजन रुक जाएगा, क्योंकि डीएनए का सेल का डिवीजन होने के लिए, एक सेल से दूसरा सेल बनने के लिए डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है। ओके, क्योंकि एक सेल से दो सेल कब बनेंगे? अगर एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे, एक डीएनए से चार डीएनए बनेंगे, तभी तो सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, तो इस तरह से अल्काइलेटिंग एजेंट क्या करते हैं? अल्काइलेशन करते हैं। अल्काइलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। ओके, किसके ऊपर अल्काइलेशन होगा? ग्वानिन के ऊपर या नाइट्रोजन बेस के ऊपर। क्लियर है मैकेनिज्म किस तरह से काम करते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट? उसमें फर्स्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन मस्टर्ड्स अल्काइलेटिंग एजेंट्स में। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, मस्टर्ड्स मतलब ये जो कंपाउंड होता है, मूंगरी के जो दाने होते हैं, मस्टर्ड के जो बीज होते हैं उसकी तरह दिखते हैं, इसलिए उसको नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है और मस्टर्ड की तरह दिखते हैं, तो इसलिए उसको नाइट्रोजन मस्टर्ड नाम दिया गया। देन इसमें आते हैं दो एग्जांपल, साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड क्लोराम्ब्यूसिल। साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड क्लोराम्ब्यूसिल दो आते हैं। नेक्स्ट इथिलीन इमाइंस, सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्लास इसमें अल्काइलेटिंग एजेंट में इथिलीन, इथिलीन का ई निकल गया, इमाइन लग गया। इथिलीन इमाइन एग्जांपल इज आयोटेपा। ओके, अल्काइलेटिंग एजेंट में सेकंड है इथिलीन इमाइन, एग्जांपल इज आयोटेपा। लास्ट अल्काइलेटिंग एजेंट इज अल्किल सल्फोनेट। एग्जांपल इज ब्यूसल्फान, BUSULPHAN, ब्यूसल्फान। ओके, तो दीज आर ऑल अल्काइलेटिंग एजेंट। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अल्काइलेटिंग एजेंट, सबका मैकेनिज्म सेम होगा, सबके सब ये क्या करेंगे? अल्काइलेशन करेंगे, इनका सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर अलग है। ओके, इसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड में नाइट्रोजन जो मस्टर्ड, ये जो नाम आपको बता रहा है, ये स्ट्रक्चर तो नहीं बताता, ये सिर्फ आपको बताता है कि स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा
और मस्टर्ड की तरह उसका अपेयरेंस है। इथिलीन इमाइन, इसमें इथिलीन ग्रुप होगा और इमाइन ग्रुप होगा। ओके, अल्किल सल्फोनेट, अल्किल ग्रुप होगा और सल्फोनेट ग्रुप होगा। ओके, तो दीज आर अल्काइलेटिंग एजेंट, सबका मैकेनिज्म सेम होगा। नेक्स्ट क्लास, सेकंड क्लास इसमें हमारे पास है एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स, यहाँ तक आप आगे सब लोग? एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। एंटी मेटाबोलाइट्स, उसका नाम ही आपको बताता है, सेल है एक, हमें क्या करना है, सेल को किल करना है। तो सेल का जो डिवीजन है, सेल डिवीजन है, उसको रोकना है। एक सेल से जो दो सेल बनते हैं, उस प्रोसेस को हमें रोकना है, सेल डिवीजन को रोकना है। ओके, तो सेल डिवीजन को अगर रोकना है तो सेल डिवीजन कैसे होता है ये हमें समझना होगा। शॉर्ट में हम देखेंगे कि सेल डिवीजन कैसे होता है। हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये जो सारे फेजेस है, इससे तो सेल डिवीजन होता ही है, लेकिन उसमें कुछ केमिकल स्टेप भी इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉलिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स एंड pyrimidines। सिंथेसिस किसका? प्यूरिन का और pyrimidine का। प्यूरिन pyrimidine कौन है? एडेनाइन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। These are nitrogen bases present in DNA। DNA में ये नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। तो इनका सिंथेसिस अगर करना है तो फॉलिक एसिड चाहिए। ओके, और इनका, इनसे बनता है आखिर में डीएनए। अगर बेसिस ही प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर निकालने को कहा था। डीएनए का अगर स्ट्रक्चर आपने देखा तो बीचों बीच बेस प्रेजेंट है जो अटैच करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ओके, तो अगर इनको ही बनने से हम रोक दे तो इनको अगर हम रिप्लेस कर दे, डीएनए को अगर बनने से रोकना है, डीएनए को बनने से रोकना है, क्योंकि अगर डीएनए बनेगा तो सेल का डिवीजन होगा, एक सेल से दो सेल बनेंगे। तो डीएनए को अगर रोकना है तो इनको रोको, इसको रोको। ओके, तो प्यूरिन और pyrimidine, इनको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हम क्या करेंगे, इस पूरे प्रोसेस में इनका एंटागोनिस्ट ऐड करेंगे। इनका क्या होगा, इनका क्या ऐड करेंगे हम? एंटागोनिस्ट। कोलॉजी की कंसेप्ट है अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। ओके, तो मान लो सेल का नॉर्मल काम करने वाला प्यूरिन है, pyrimidine है, फॉलिक एसिड है। ये क्या करते हैं? सेल के लिए नॉर्मल काम करते हैं, मतलब इस सेल के वफादार नौकर है। सेल के वफादार नौकर कौन है? फॉलिक एसिड, प्यूरिन, pyrimidine, तीन लोग वफादार है। ये तीनों लोग क्या करते हैं? सेल के लिए काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं सेल के लिए? डीएनए का सिंथेसिस करना ये उनका काम है। एक्चुअली उनसे ही सिंथेसिस होता है। ओके, अगर हम क्या कर ले, इस वफादार नौकर को उस वहां से हटा ले, ओके, उनको किडनैप कर ले, वफादार नौकर जो भी है, फॉलिक एसिड, प्यूरिन, pyrimidine, उनको किडनैप कर ले, और उनके जैसे ही दिखने वाला बहरूपिया, उसको हम कहते हैं, उनके जैसे ही दिखने वाला, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है, कामचोर गधा कोई भी हो, दूसरा एजेंट, अगर हम, हमारा एजेंट वहां पर जेम्स बॉन्ड उधर भेज दे, ओके, तो वो एजेंट इनकी तरह दिखेगा, प्यूरिन की तरह दिखेगा, या फिर pyrimidine की तरह दिखेगा, या फॉलिक एसिड की तरह दिखेगा मतलब उसका स्ट्रक्चर इनकी तरह होगा। ओके, और वो उस जगह पर जाकर अटैच होगा, जिस जगह पर पहले ये थे वहां पर ये अटैच हो जाएंगे, और अटैच होने के बाद ये जो काम करते थे वो काम हमारा जो बोला हुआ एजेंट है, भेजा हुआ एजेंट है, वो नहीं करेगा।
ओके, तो ये क्या काम करते थे, डीएनए का सिंथेसिस करना, तो आप डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। तो एंटागोनिस्ट क्या करता है, इस अगोनिस्ट को निकाल देता है। ओके, तो हम फॉलिक एसिड का एंटागोनिस्ट यूज कर सकते हैं, ओके, या फिर प्यूरिन का एंटागोनिस्ट यूज कर सकते हैं, या पिरिमिडिन का एंटागोनिस्ट। ओके, तो एंटी मेटाबोलाइट्स में यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, जो फॉलिक एसिड की तरह दिखेगा लेकिन फॉलिक एसिड की तरह काम नहीं करेगा। ओके, फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, इसमें एग्जांपल है हमारे पास मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट is example in folic acid antagonist. Second is purine antagonist. Purine antagonist example purine antagonist में आते हैं 6 mercaptopurine, 6 mercaptopurine, azathioprine, azathioprine, PRINE, azathioprine. Okay, last is pyrimidine antagonist. pyrimidine antagonist example है fluorouracil. Okay, these are anti metabolites. तो ये सब क्या है, नॉर्मल मेटाबोलाइट्स। जब कभी भी डीएनए तैयार होता है, नया डीएनए सेल में, तो नॉर्मल मेटाबोलाइट्स उसमें कौन कौन से होते हैं, फॉलिक एसिड है, प्यूरिन होती है, प्यूरिन है, पिरिमिडिन है, ये नॉर्मल मेटाबोलाइट्स है। अगर हम नॉर्मल मेटाबोलाइट्स के ऑपोजिट काम करने वाले ड्रग यूज करें तो उनको हम कहेंगे एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मतलब ऑपोजिट, मेटाबोलाइट आपके सामने। ओके, तो इसमें एंटी मेटाबोलाइट्स में फॉलिक एसिड के ऑपोजिट काम करेगा, उसके खिलाफ काम करेगा, दिखेगा उसकी तरह लेकिन काम उसकी तरह नहीं करेगा, काम हमारे लिए करेगा। तो फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट प्यूरिन की तरह दिखेगा लेकिन काम हमारे लिए करेगा, हमें जैसे चाहिए वैसा करेगा, प्यूरिन एंटागोनिस्ट। पिरिमिडिन की तरह दिखेगा लेकिन काम हमारे लिए करेगा, पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट। ओके, एग्जांपल आप देख। तो दिस इज सेकंड क्लास इन एंटी कैंसर एजेंट, सबके सब साइटोटॉक्सिक ड्रग है। ओके, याद रखो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसमें कैटेगरी ओके। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं यहाँ पर इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर।
So third class is antibiotics. इसमें हम यूज करते हैं एक्टिनोमाइसिन डी, एक्टिनोमाइसिन डी, मिटोमाइसिन सी. ओके, these are antibiotic. नेक्स्ट हम यूज करते ऑर्गेनो प्लैटिनम कंपाउंड्स. एग्जाम्पल इज सिस्प्लैटिन. नेक्स्ट हम यूज करते हैं नेचुरल, डायरेक्टली लिखो विंका अल्कोलॉइड्स. कोई बता सकता है मुझे विंका अल्कोलॉइड्स के एग्जाम्पल? Vincristine and vinblastine. Okay, very good. Vincristine, vinblastine, these are anti-cancer agents.